हेलो क्लास। सो बेसिकली हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस बात कर रहे थे और हमने बात किया था मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर का, थायाजाइड डायूरेटिक्स का। और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है लूप डायूरेटिक्स का। वैसे तो मैंने लूप डायूरेटिक्स बताया था बट उतना बेहतर तरीके से नहीं। आज उसी चीज़ को मैं वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि लूप डायूरेटिक्स के जो काम करने की जो लोकेशन है या फिर जो साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले को जब आप देखते हो तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दो पार्ट्स में आके आपको दिखता है। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इसलिए क्योंकि यहाँ पे 25% सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है इसके साथ में, और आपको पता है वाटर सोडियम को फॉलो करता है, इसलिए वाटर भी इसके साथ में जाता है और काफ़ी चीज़ें। तो लूप डायरेटिक्स को हाई सीलिंग ड्रग्स कहा जाता है क्योंकि ये सभी डायरेटिक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स होती हैं और ये नेफ्रॉन के थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करती हैं। यहाँ पे प्रेजेंट सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो आयन्स होते हैं इनको इनहिबिट करते हैं। तो इनका मेन मैकेनिज्म को समझने से पहले ये जानना होगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में लूप ऑफ हेनले कैसे काम करता है। देखो, लूप ऑफ हेनले हमारे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे लगभग मैंने अभी आपको बताया 25% फिल्टर्ड सोडियम वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है। इसीलिए इस पार्ट को रीअब्जॉर्प्शन, अगर इस पार्ट का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम और वाटर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस सेगमेंट को मैंने आपको कल भी बताया था कि हम डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं क्योंकि ये सोडियम और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करता है लेकिन वाटर के लिए लगभग इम्परमेबल होता है। मीन्स यहाँ पे वाटर वापस एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, चलो अभी हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं वर्टिकली करके सेम तरीके से कुछ चीज़ें बना ले रहा हूँ। चलो चलो, अभी हम इस तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये जो आपको सेम तरीके से पूरा एक बेस दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये ल्यूमेन है। ठीक है, ये ल्यूमेन है, ये हमारा ब्लड वाला पोर्शन है और ये हमारी सेल है। ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल है। अभी बस इतना समझो। ठीक है, होता क्या है कि वापस आते हैं तो हम, होता क्या है कि इस जगह पे यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, को ट्रांसपोर्टर मैंने आपको कल भी समझाया था, वही चीज़ें वापस बता रहा हूँ। को ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करे, उनका लेन देन करे। चलो मैंने यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर बनाया। ठीक, ये जो को ट्रांसपोर्टर है ये तीन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे जाएगी सोडियम। ठीक है, जो ल्यूमेन में प्रेजेंट सोडियम को। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? पोटेशियम। और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीनों ही चीज़ें आपने देखा क्या होता है।
पीसीटी और डिसेंडिंग लिम्ब से होते हुए फिल्ट्रेट थिक असेंडिंग लिम्ब में आएगा, और इस फिल्ट्रेट में अभी सफिशिएंट मात्रा में सोडियम मौजूद है, पोटेशियम प्रेजेंट है, क्लोराइड है और वाटर भी है। हम बात करें इसे ल्यूमेन की, ठीक है, ल्यूमेन वाले एरिया में ही है, देखो सब इस वाले हिस्से में, ठीक है। अभी क्या होगा, चलो अभी देखते हैं, ठीक है। अब ट्यूबुलर सेल की एक एपिकल, ये जो ल्यूमेन मेम्ब्रेन है, इस पे एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है जो आप देख रहे हो, मैंने सर्कल बनाया है। ये कौन सा ट्रांसपोर्टर है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये क्या करेगा, एक साथ एक सोडियम, एक पोटेशियम और दो क्लोराइड, ठीक है, एक एक दो याद करो चाहे ना करो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको क्या करता है, ट्यूबुलर ल्यूमेन से सेल के अंदर लेके आता है, ठीक है, ट्यूबुलर ल्यूमेन से इस सेल के अंदर इस वाले पोर्शन में लेके आएगा, ठीक है। चलो, तो इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू इस सेगमेंट पे मोस्ट ऑफ द सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब क्या होगा, हम बारी बारी से लेके आएंगे। सबसे पहले हम सोडियम की बात करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले सोडियम को लेके आते हैं। अब सोडियम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलते हुए आएगा, ठीक है। सोडियम हमारे इसको ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारे सेल के अंदर आ गया। अब सेल की जो बेजोलेटरल सरफेस है, बेजोलेटरल सरफेस ये वाली है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ठीक है। सेल की जो बेजोलेटरल सरफेस है, एक मिनट रुकना, ठीक है। ओके, ठीक है। सेल की जो बेजोलेटरल सरफेस है, ठीक है, बेजोलेटरल सरफेस बेसिकली ये है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये वाली, ठीक है। इस सरफेस पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक पंप होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पंप है, चलो मैं पंप बना दे रहा हूँ यहाँ पे एक इस तरीके का, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। यहाँ पे देखो पंप है, ठीक है, एक्सचेंजर नहीं है, ये भी पंप है। पंप का मतलब जो चीज़ों को एक एनर्जी दे या फिर एक तरीके से अक्रॉस लेके जाए, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है वैसा ही। तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इस पंप के थ्रू हमारा यही सोडियम तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और जो हमारा पोटेशियम होता है, ठीक है, सोडियम को सेल में ब्लड में भेजता है, इसी तरीके से ट्यूबुलर ह्यूमन में ट्यूबुलर सेल से ब्लड में सोडियम बहुत ईजिली यहाँ तक रीअब्जॉर्ब होके आ जाता है, और यहाँ पे ये पोटेशियम की रिस्पॉन्सिबल है। चलो ध्यान समझो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब हम दूसरे बंदे को देखते हैं। यहाँ पे हमने पिछले में देखा था ना, अब हम बात करेंगे क्लोराइड आयंस की। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, अब हम लेके आएंगे यहाँ पे क्लोराइड्स को, ठीक है। अब हमने ले आए क्लोराइड को, ठीक है, क्लोराइड भी आ गया। अब क्लोराइड अपने स्पेशल क्लोराइड चैनल से, यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है क्लोराइड आयन चैनल। अब क्लोराइड इस चैनल के थ्रू आके क्लोराइड भी ब्लड में आ गया, है ना। तो एक स्पेशल क्लोराइड चैनल के मीडियम के थ्रू सेल से निकलकर ये भी ब्लड में आ गया। अब हमने ब्लड में दो चीज़ों को पहुंचा दिया, क्या, सोडियम और दूसरा क्लोराइड। अभी हमारे पास तीसरा बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पोटेशियम का रिसाइकलिंग होता है। सेल के अंदर आया हुआ पोटेशियम, देखो ये पोटेशियम, अब हम लाते हैं पोटेशियम को सेल के अंदर, ठीक है। चलो अब हमारे पास यहाँ आ गया पोटेशियम, ठीक है। अब ये पोटेशियम भी आ गया, ठीक है। सेल के अंदर आया पोटेशियम का मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है, ठीक है, ये रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल के थ्रू, ठीक है। अब एक और मैं आपको चैनल दिखा रहा हूँ, सेल के अंदर चैनल आया, पोटेशियम आया। अब ये जो पोटेशियम है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो एक यहाँ पे एक चैनल बना रहा हूँ मैं इस पोटेशियम के लिए, जिसको बोलते हैं रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल। एक ये रहा चैनल, ठीक है, रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल, ठीक है।
ये एक चैनल है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, पोटेशियम वापस से अंदर आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम आ गया, इसी को बोलते हैं, तो इसके थ्रू ट्यूबुलर ल्यूमेन में इसको भेज दिया जाता है। इसे हम पोटेशियम रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम हमारा रिसाइकल होके यहाँ पे वापस आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे शुरू होता है पॉजिटिव ल्यूमिनल पोटेंशियल। जब पोटेशियम बार बार ल्यूमेन में लौटता है, ठीक है, क्या होगा जब पोटेशियम बार बार ल्यूमेन में लौटेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे पोटेशियम यहाँ पे आ गए। ठीक है, जब पोटेशियम बार बार ल्यूमेन में लौटेगा तो क्या होगा, तब ट्यूबुलर ल्यूमेन थोड़ा पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है। देखो अब आपको चार्ज दिख रहा है सारा ना, अब आपको यहाँ पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा कि ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस वजह से ल्यूमेन थोड़ा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके समझने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो रीएब्जॉर्प्शन की जो मैंने कल बात की थी, अब ये होगा। देखो इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, और पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे अब किसकी एंट्री होगी, अब यहाँ पे एंट्री होगी कैल्शियम आयंस की। अब यहाँ पे आ गए कैल्शियम आयन। ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम आयन। ठीक है, Mg2+, Ca2+, Mg2+। ट्यूबुलर सेल्स के बीच एक आपको पैरासेलुलर पाथवे दिखेगा, एक ये वाला रास्ता। ठीक है, अभी आपको एक ये रास्ता दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके का। ठीक है, तो ट्यूबुलर सेल के बीच एक पैरासेलुलर, इसको इस रास्ते को कौन सा बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं पैरासेलुलर पाथवे। तो इस पाथवे की वजह से, इस पाथवे की वजह से क्या होगा, इस पाथवे की वजह से जो हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम है ये आसानी से ब्लड में वापस एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से ब्लड में। ठीक है, ये आसानी से क्या होंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्लड में क्या करेंगे, इन कैल्शियम आयंस को ले आएंगे, Ca2+ और मैग्नीशियम आयन को भी यहाँ पे लेके आ गया। इस तरीके से थिक असेंडिंग लिम्ब केवल सोडियम को ही नहीं बल्कि कैल्शियम को भी, मैग्नीशियम को भी, इन चीज़ों को भी रीएब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे देता है। ठीक है, अब इसको अगर आप मैं वर्टिकल करके दिखाऊँ आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से ल्यूमेन से यहाँ पे हमारी सेल में और सेल से हमारे ब्लड में ये सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखो लूप डायूरेटिक्स क्या करेगा। अब यही हमारा समझने वाला मैकेनिज्म शुरू होता है। अब आखिर लूप डायूरेटिक्स क्या करेगा। ठीक है, जैसे हमने फ्यूरोसेमाइड लिया, फ्यूरोसेमाइड जैसी ड्रग्स क्या करती हैं, यही NKCC2 मतलब सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो है इसको ब्लॉक कर देंगी। सीधे और सीधे क्या करेंगी, इस पोर्शन को ये क्या करेंगी, ये यहाँ पे ब्लॉक कर देंगी। इसको इन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। अब जब इसको ब्लॉक किया, ठीक है, तो यहीं से पूरा मैकेनिज्म बदल जाता है। ठीक है, हमारा ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो गया। अब पहली चीज़, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, ना सोडियम ना पोटेशियम और ना ही क्लोराइड, ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अब जब ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे रुक जाएगा, सोडियम ब्लड में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो सोडियम ब्लड में क्या, सोडियम सेल के अंदर ही नहीं आ पाएगा, यहाँ से यही नहीं आ पाएगा, ये चीज़ हमारे सेल में नहीं आएगा, तो सोडियम ब्लड में नहीं जा पाएगा। रिजल्टेंट सोडियम ट्यूबुलर फ्लूइड में ही रह गया, मतलब ट्यूबुलर फ्लूइड मतलब बोले तो हमारी इसी ल्यूमेन में ही ये सोडियम हमारा रह गया यहाँ पे। ठीक है, चलो हमने एक को हाईलाइट कर दिया कि हमारा ये जो सोडियम है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसका काम ख़त्म, ये रह चुका है इसमें, अब ये नहीं जा पाएगा। दूसरा चीज़,
जो क्लोराइड आयंस है, ठीक है। अब ये जो क्लोराइड है, मतलब कि अब ये जो क्लोराइड है ये भी नहीं, ठीक है। चलो ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये जो क्लोराइड है ये भी बाहर रह जाएगी, क्लोराइड आयन भी रीअब्जॉर्ब में होंगे। चलो हमने क्लोराइड को भी एक तरीके से यहाँ पे मार्क कर दिया कि क्लोराइड भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, पोटेशियम की रिसाइकलिंग भी रुक जाएगी। जब हमारा को ट्रांसपोर्टर रुक जाएगा तो पोटेशियम सेल के अंदर नहीं जाएगा। चलो इनको भी हमने रोक दिया। पोटेशियम सेल के अंदर नहीं जाएगा तो पोटेशियम का रिसाइकलिंग भी बंद हो जाएगा, है ना। अब जब पोटेशियम नहीं रिसाइकल, ज़्यादा रिसाइकल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ल्यूमिनल पॉजिटिव पोटेंशियल रुक जाएगा। पोटेशियम रिसाइकल बंद होने से ल्यूमेन का जो पॉजिटिव चार्ज, जो ज़्यादा पोटेशियम हो रहे थे यहाँ पे ये वाले, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये भी यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब इस वजह से जब पॉजिटिव चार्ज रुकेगा तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका काम ख़त्म, है ना। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी यहाँ पे इनका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल ख़त्म होने की वजह से जो कैल्शियम की जो पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि ये जो इसके थ्रू, ठीक है, ये जो इसके थ्रू इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, ठीक है, ये पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैग्नीशियम की पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, इसीलिए इनका यूरिनरी एक्सक्रीशन में थोड़ा सा वृद्धि होता है, ठीक है। अब क्या होगा, सोडियम धीरे धीरे डिस्टल ट्यूब तक पहुंचेगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सोडियम आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा, ठीक है। एंड पोटेशियम का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ज़्यादा सोडियम आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल तक पहुंचेगा और कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा, है ना। अब इससे क्या होगा, पोटेशियम का ज़्यादा लॉस होगा। कलेक्टिंग डक्ट में जो प्रिंसिपल सेल्स इस एक्स्ट्रा सोडियम को एब्जॉर्ब करने का कोशिश करती है, लेकिन सोडियम के बदले पोटेशियम बाहर निकलता है, रिजल्टेंट पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। अब मैंने आपको बताया था इससे क्या होता है, वाटर भी बाहर निकलता है। मैंने आपसे कहा था कल ही कि वाटर क्या करता है, सोडियम को फॉलो करता है। जब वाटर सोडियम को फॉलो करेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है, ठीक है, वाटर क्या करेगा, सोडियम को फॉलो करेगा। तो अगर हमारा सोडियम बाहर जाएगा तो साथ ही साथ उसके वाटर भी ट्यूबुलर फ्लूइड में बना रहेगा और यूरिन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ओवरऑल क्या होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन, ठीक है। चलो समझते हैं, यहाँ पे जो सोडियम का एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये ज़्यादा रहेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा क्लोराइड का जो एक्सक्रीशन है ये भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये भी रहेगा, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का एक्सक्रीशन है ये भी बढ़ेगा, ठीक है। मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये भी, वाटर, ठीक है, इसका भी एक्सक्रीशन बढ़ेगा और यूरिन आउटपुट ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से जो है हमारा लूप डायरेटिक्स काम करेगा, ठीक है। लूप डायरेटिक्स जो हमारा ड्रग है, ठीक है, इसके लूप डायरेटिक्स के थ्रू जो हमारा NKCC2, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्टर है, इसके ब्लॉक होने से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की जो हाइपरऑस्मोटिक ग्रेडियंट ये कम हो जाती है। नॉर्मली यही ग्रेडियंट कलेक्टिंग डक्ट से वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। अगर ये ग्रेडियंट कम हो जाता है तो ADH, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की जो प्रेजेंस में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसीलिए लूप डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल डायरेसिस क्रिएट करती हैं। दूसरी ओर यही जो डिस्टल नेफ्रॉन तक बहुत ज़्यादा सोडियम पहुंचने से पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो रिजल्टेंट हमें हाइपोकैलेमिया या मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो सकती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाने से हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया भी डेवलप हो सकता है। इसलिए ज़्यादा फ्लूइड लॉस की वजह से कई बार
डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन या प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम हो सकते हैं। तो क्लिनिकली लूप डायरेटिक्स का यूज़ हम उन कंडीशंस में करते हैं जहां रैपिड और पावरफुल डायूरेसिस की ज़रूरत हो। और तो इनका मेन यूज़ होता है एक्यूट पल्मोनरी एडेमा में, या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, सीवियर पेरिफेरल एडेमा, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, फ्लूइड ओवरलोड, एक्यूट किडनी इंजरी, कुछ केसेस में हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का एक्सेशन बढ़ाने के लिए, और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन वगैरह। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। खैर, तो अब तक हमने 3 चीज़ें देखी। हमने देखा, हमने थायाजाइड डायरेटिक्स को समझा, हमने लूप डायरेटिक्स को समझा, हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को समझा। अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो आएगा हमारा पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो थायाजाइड हो गया, इधर पे ये भी हो गया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स। देखो, इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दिख रहा है और दूसरा आपको सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, या फिर एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर दिख रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस, थायाजाइड और लूप डायरेटिक के बारे में पढ़ा। इन तीनों क्लासेस में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ये सभी पोटेशियम की लॉस मीन्स हाइपोकैलीमिया कर सकती थी, है ना। तो हाइपोकैलीमिया होने पे मसल वीकनेस, पेशेंट को फटीग, मसल क्रैम्प्स, कार्डियक एरिथमियाज, पैरालिसिस, थोड़ा सीवियर केसेस में चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका जो डायूरेटिक इफेक्ट बहुत वीक होता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी एक विशेषता है कि ये पोटेशियम को बॉडी में सेफ रखती हैं। ठीक है, तो अभी ये कहाँ कहाँ पे काम करेंगी? ये काम करेंगी लेट डिस्टल कॉन्ड्रोइड ट्यूब्यूल, मतलब डीसीटी की एकदम लास्ट पोर्शन पे, या फिर हम कह सकते हैं जो इनकी प्रिंसिपल सेल्स होती हैं ये कलेक्टिंग डक्ट के पास होती हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो बॉडी है सोडियम और पोटेशियम का एक लास्ट रेगुलेशन करता है, सोडियम और पोटेशियम का लास्ट रेगुलेशन करता है। चलो सबसे पहले हम नॉर्मल समझते हैं हम। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में 2 टाइप की सेल होती हैं, एक प्रिंसिपल सेल और दूसरी इंटरकैलेटेड सेल्स। चलो इनको मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, कलेक्टिंग डक्ट में मेनली 2 टाइप की है। कलेक्टिंग डक्ट आप एक बार वापस जान लो, मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस था, ये पीसीटी, ये डीसीटी, ये लूप ऑफ सॉरी ये डायरेक्ट ये लूप ऑफ एनले था, ये हमारा डीसीटी था, और ये जो हिस्सा है ये इसी को बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो नॉर्मली हमारी कलेक्टिंग डक्ट में 2 टाइप के सेल्स होती हैं, 2 टाइप के सेल्स। ठीक है, पहली सेल्स जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेल। ठीक है, फर्स्टली क्या प्रिंसिपल सेल, इन प्रिंसिपल सेल का काम क्या होता है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का सिक्रीशन। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि सोडियम को वापस से ये ब्लड में सोख ले और पोटेशियम को ये बाहर निकाल दे। ठीक है, पहला काम। और जो दूसरी हमारे पास सेल्स होती हैं, ठीक है, ये कौन सी होती हैं? इनको बोलते हैं इंटरकैलेटेड सेल। इंटर कैलेटेड सेल। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करना और एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सेल का एक नॉर्मल काम समझते हैं। देखो, ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है एपिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है एक एपिकल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से आप समझती हैं क्या है? ठीक है, इसके ऊपर एक एपिथेलियल सोडियम चैनल होता है, एक सोडियम
चैनल होता है, और यही चैनल ट्यूबुलर ल्यूमेन से सोडियम को सेल के अंदर लेके जाता है। ठीक है, यही क्या करता है, सोडियम को सेल के अंदर लेके आता है। ठीक है, ल्यूमेन से सेल के अंदर, और सेल के अंदर से वो ब्लड में लेके जाएगा, वो यही करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेल की जो पहली मेम्ब्रेन एपिकल, और जो दूसरी है अभी मैंने आपको बताया था बेसोलेटरल थोड़ी देर पहले, है ना, ये होती है बेसोलेटरल। ठीक है, ये बेसोलेटरल, इसमें बेसोलेटर मैंने आपको क्या बताया था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपी, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम के तौर पे, एनर्जी के तौर पे काम करेगा। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, ये पंप क्या करता है, सोडियम को ब्लड में सेंड करेगा और पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आएगा। ये चीज़ें आपने देखा था। ठीक है, अब बात इसमें ये है कि पोटेशियम बाहर जाती क्यों है। ठीक है, तो जब सोडियम कंटिन्यूसली सेल के अंदर रहता है तो ब्लड में चला जाता है ना, तो सेल के अंदर पोटेशियम की जो मात्रा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है, ये स्पेशली पोटेशियम चैनल्स के थ्रू ट्यूबुलर ल्यूमेन में बाहर निकल जाता है। सेम तरीके से भी आपने लूप डायरेटिक्स में देखा था। यही रीज़न है कि नॉर्मल कंडीशंस में थोड़ा सा पोटेशियम यूरिन के थ्रू बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो खैर अब इसमें एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है। टॉप ऑफ द ईच किडनी एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, और उस एड्रीनल ग्लैंड के बाहर एक सरफेस होती है, इसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स में बेसिकली 3 जोन्स होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे आउटर जोन जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, और ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का रोल क्या होता है कि ये सोडियम का रिटेंशन करता है और पोटेशियम का आउटफ्लक्स करवाता है। मीन सोडियम को अंदर लेके आएगा और पोटेशियम को बाहर निकालेगा। इसी वजह से कई बार ज़्यादा सोडियम अंदर आने की वजह से ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे कई बार ये रीज़न भी हो जाता है। खैर, तो एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, ये प्रिंसिपल सेल्स पे काम करता है। ये जो हमारे सोडियम आयन चैनल्स हैं इनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को बढ़ाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, पोटेशियम सिक्रीशन बढ़ जाएगा। यानी एल्डोस्टेरोन इज इक्वल टू सोडियम को बचाओ और पोटेशियम को बाहर निकालो। ठीक है, तो इसीलिए कई बार हमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्यों होता है। अगर एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन रहा होगा तो सोडियम का रिटेंशन, वाटर का रिटेंशन, हाइपरटेंशन, एडेमा, हाइपोकैलेमिया, ये सब हो जाते हैं। यही पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स काम करती हैं। ठीक है, तो खैर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक 2 टाइप की होती है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, और दूसरी जो हमारी है वो है एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर या इनहिबिटर। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वरना आप टोटली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि यहाँ पे क्या होता है। सेम फिजियोलॉजी कल मैं वापस से आपको बता दूंगा कि प्रिंसिपल सेल और इंटरकनेक्टेड सेल की जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, एपिकल में क्या होता है, बेसोलेटरल क्या करेगा और कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, दैट्स इट। तो इस क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम। तो कल हम दोनों मैकेनिज्म, पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स और ऑस्मोटिक डायरेटिक, इन दोनों को देख लेंगे।